हम इंसानों ने जब से अंतरिक्ष में अपनी पकड़ बनाई है तब से ही हम अपने सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पर 1970 से पहले हम सिर्फ प्लैनेट्स को ही जानते थे और हमारे ऑर्बिटर्स मंगल से लेकर बुध तक के चक्कर लगाते थे। इनके द्वारा ऑब्जर्वेशन से प्राप्त डेटा को हमें फॉरवर्ड करते थे। इन डेटा से हम इंसानी समझ में सोलर सिस्टम को लेकर काफी बदलाव आए और सोलर सिस्टम के उन मिस्टीरियस फैक्ट से हमें रूबरू कराया जिन्हें हमने कभी नहीं जाना था। अब तक हम इनर सॉलिड प्लैनेट्स को जान चुके थे, इसलिए अब बारी थी एस्टेरॉइड बेल्ट को लांघकर उन गैसियस जाइंट्स को देखने की। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था जैसा कि हम सोच रहे थे। अधिक दूरी, खतरनाक एनवायरनमेंट के चलते वहां तक पहुंचना बेहद ही खतरनाक था। और यही नहीं, इस मिशन की शुरुआत में हमें काफी असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने हार नहीं मानी। और फिर आया सन 1997 जब हम अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच गए। जी हम बात कर रहे हैं नासा द्वारा सैटर्न पर भेजे गए ग्रेट प्रोब कैसिनी-हायगन्स की, जिसने इस रिंग प्लैनेट्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और इस प्रोब ने न केवल सैटर्न, साथ ही सैटर्न के कई मून से बेहद करीबी से मिलवाया और इसके बाद ही हमारे सोलर सिस्टम में लाइफ को अर्थ के बाद सुटेबल प्लेसेस को देखना शुरू किया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसिनी मिशन को और साथ ही जानेंगे ढेर सारे फैक्ट्स, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो लेट स्टार्टेड। 15 अक्टूबर 1997 को फ्लोरिडा में नासा के कैप कैनिवल स्पेस स्टेशन में टाइटन्स रॉकेट ने उड़ान भरी और इस रॉकेट के अंदर ही था वह प्रोब जो पहली बार इंसानों द्वारा सैटर्न पर भेजा गया, यानी कि कैसिनी। 20 साल के इतने लंबे समय में कैसिनी ने 4.9 बिलियन माइल्स का लंबा सफर तय किया और इस लंबे अरसे में कैसिनी ने 294 बार सैटर्न के आसपास परिक्रमा की और इस यात्रा की पूरी साक्षी बनी वो 4,53,048 पिक्चर्स, जिसे कैसिनी द्वारा कैप्चर किया गया था। सच कहें तो कैसिनी का इतना लंबा सफर बेहद ही रोमांच और खतरे से भरा था, लेकिन कैसिनी हर समस्या को पार करके वैज्ञानिकों के सामने खरा साबित हुआ और हमें सैटर्न के चमत्कार एनवायरनमेंट से रूबरू कराया और एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक अलग ही सूर्योदय किया। इसे नासा और ईएसए के बीच अलायंस से बनाया गया। ये प्रोब सैटर्न को समझने, अंडरस्टैंडिंग में काफी बदलाव करने वाला था, इसलिए दोनों ही स्पेस एजेंसीज ने फैसला किया कि वो इस मिशन के डिफरेंट प्रोब पर काम करेगी और नासा की जिम्मेदारी इस प्रोब के मेन सैटेलाइट्स को तैयार करने की थी। वहीं हाइगन्स प्रोब को ईएसए तैयार कर रहा था और आपको बता दें कि ये दोनों ही कंपोनेंट्स ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स जियोवानी डेमोनिको कैसिनी और क्रिश्चियन हाइगन्स के नाम पर रखा गया। और 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद दोनों ही एजेंसीज ने अपना अपना काम पूरा किया, जबकि नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को असेंबल और डिजाइन किया गया और ईएसए के इटालियन स्पेस यूनिट में हाइगन्स प्रोब को बनाकर तैयार किया गया। और जब ये सारे प्रोसीजर्स पूरे हुए तो 15 अक्टूबर 1997 को इसको लॉन्च किया गया और इसको हमेशा हमेशा के लिए डार्क स्पेस में भेज दिया गया। रॉकेट के जोरदार थ्रस्ट ने कैसिनो को पृथ्वी के ऑर्बिट से तो बाहर फेंक दिया, लेकिन अब सैटर्न तक का सफर कैसिनी को अपने दम पर पूरा करना था और इसी रास्ते में ये पहले वीनस, जुपिटर से मिला, या यूं कहें इसको जानबूझकर ही इनके पास भेजा गया। इसके पीछे के कारण था कि जल्द से जल्द इसको सैटर्न तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इन दोनों प्लैनेट्स के म्यूचुअल ट्रांजेक्टरी पर चलने से कैसिनी को ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट का एडवांटेज मिला और इसकी स्पीड पहले से कई गुना अधिक हो गई, जिसके कारण ये बहुत कम मामूली फ्यूल खर्च और कम समय में सैटर्न तक पहुंच गया। आखिरकार 30 जून 2004 को 1.2 बिलियन माइल्स की इतनी लंबी दूरी तय करके सैटर्न के
ऑर्बिट में जा पहुंचा और यहीं से शुरू होता है कैसिनी प्रोब का असली काम। और शुरुआती कुछ समय में कैसिनी ने सैटर्न चांद के ऑर्बिट में रहकर कुछ ऑर्बिटल्स, मैनिवर्स और कैलिब्रेशन परफॉर्म्स किए। इसी बीच ये शनि के बेहद करीब कुल 1900 माइल्स की दूरी पर जा पहुंचा। यहाँ से शनि के ब्यूटीफुल नजारे कुछ ऐसे दिखाई देते थे। और वाइजर 2 के बाद कैसिनी ही एक ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने हमें इतने करीबी से सैटर्न के रिंग्स, क्लाउड्स को दिखाया था। इस स्पेसक्राफ्ट से मिले शुरुआती डेटा इतने कारगर थे कि उन्हें देखकर वैज्ञानिकों की आकांक्षा कैसिनी को लेकर और भी बढ़ गई। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि वाइजर के बाद कैसिनी भी एक लैंडमार्क मिशन होगा जो हमेशा के लिए सैटर्न को देखने का नजरिया ही बदल कर रख देगा। और कुछ ऐसा ही हुआ। कैसिनी के सैटर्न पर पहुंचने पर ही उसने अपनी रिसर्च का काफिला शुरू कर दिया। इसी में सबसे पहली कड़ी हमारे सोलर सिस्टम के जन्म और अस्तित्व को लेकर थी। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि अगर हम कैसे भी करके इन गैसेस जाइंट्स की स्टडी करने में कामयाब हो जाए तो सोलर सिस्टम की अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने में काफी आसानी हो जाएगी। और इसका कारण ये था कि यही गैसेस जाइंट्स हमारे सोलर सिस्टम के पहले उपज थे जो सूर्य से रिस कर बाहर आई हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर ही प्लैनेट्स का जन्म हुआ था। लेकिन काफी समय बिताने के बाद इन्होंने सूर्य से दूरी बनानी शुरू करी और ये बाहरी कक्षाओं में स्थापित हो गए, जबकि सॉलिड प्लेसेस, इनर प्लैनेट्स स्टेबल ऑर्बिट में ही लॉक्ड हो गए जो हमारे सन के काफी नजदीक रहे। इसके अलावा कैसिनी ने बताया सैटर्न के कंपोजिशन को लेकर। इस स्टडी में सामने आया कि सैटर्न की कंपोजिशन हूबहू जुपिटर के समान थी क्योंकि इसके आसमान में भी हाइड्रोजन और हीलियम से बने घने बादलों का राज था। और इसके सेंटर में खोलते हुए लिक्विड की कोर है जिसका टेम्परेचर 8300 डिग्री सेल्सियस है जो चारों ओर आयरन और निकल जैसे हैवी मेटल से कवर्ड था। और यही कंपोजिशन बाकी सभी गैसेस जाइंट्स को समझने में काफी मदद करती है क्योंकि दूसरे गैसेस प्लैनेट्स भी इसी स्ट्रक्चर्स पर काम करते हैं। कंपोजिशन और जियोमॉर्फोलॉजी की बेसिक जानकारी मिलने के बाद एक्चुअल ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन का काम शुरू हुआ। कैसिनी में लगे ऑन बोर्ड कैमरा को ऑन किया गया और इसने सबसे पहले सैटर्न के मून फोएब को देखा। ये चांद दिखने में किसी एस्ट्रॉइड जैसा ही लगता है और इसका पूरा सरफेस इम्पैक्ट क्रिएटर से भरा पड़ा है। कैसिनी में लगे ऑन बोर्ड इंफ्रारेड रेडियोमीटर से मिले डेटा ने हमें बताया कि इसके कंपोजिशन में मेनली फोरेजन आइस और हैवी मेटल शामिल है। इतनी स्टडी करने के बाद बारी आई सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन की और कैसिनी ने टाइटन की बहुत सी पिक्चर्स ली। इन पिक्चर्स में टाइटन पर बह रही नदियां और लेक नजर आ रही थी। तो डीप से समझने के लिए यूरोपियन प्रोब हाइगन्स को ड्रॉप किया गया। 14 जनवरी 2005 को हाइगन्स लैंडर टाइटन के घने बादलों से गुजरता हुआ टाइटन की सतह पर उतर गया और हाइगन्स ने 2 घंटे 27 मिनट की इस यात्रा में टाइटन के घने बादलों की जांच की। और इसके लिए ही इसको डिजाइन किया गया था कि एक लैंडर होने के बावजूद ये मैनली टाइटन के क्लाउड्स और अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी कर सके और पैराशूट की मदद से ये धीरे धीरे डिसेंट होते हुए स्टडी करता गया और रियल टाइम में ऑर्बिट कर रहे कैसिनी प्रोब को डेटा भेजता गया और वही डेटा डीप स्पेस नेटवर्क से होता हुआ नासा जीपीएल तक आ पहुंचा। सीधे कहें तो हाइगन्स का प्राइमरी काम था टाइटन में लैंडिंग करते समय इसके बादलों पर स्टडी करना, जो कि उसने किया भी। और हाइगन्स का टाइटन की सतह पर उतरते समय ही उसके सिग्नल्स धीरे धीरे टूटने लगे थे और 72 मिनट्स तक कैसिनी से लगातार संपर्क में रहा और उसी बीच उसने काफी वैल्यूएबल डेटा कैसिनी को भेजा। अगर बात करें हाइगन्स प्रोब के फाइंडिंग की तो इसमें लगे HASI यानी कि हाइगन्स एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर्स इंस्ट्रूमेंट ने हमें टाइटन के अपर एटमॉस्फेयर के फिजिकल
केमिकल्स और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी से मिलवाना था और हमें वहाँ 4 पैटर्न्स का भी पता चला, जिसे वहाँ पर चांद पर लगने वाले तीनों एक्सिस के फोर्स को हम बारीकी से समझ पाए और यही काम सैटर्न सिस्टम फिजिक्स को समझने की ओर एक बड़ा कदम था। साथ ही डॉपलर बाइंड एक्सपेरिमेंट ने हमें टाइटन रेडिएशन ट्रैक करने में भी काफी मदद की और इसमें सबसे कारगर इंस्ट्रूमेंट था ऑन बोर्ड में लगा कैमरा, जो आज DSIR के नाम से जाना जाता है। यही कैमरा हमारे काम आया था इस अनजानी दुनिया को देखने के लिए। इस कैमरे की मदद से ही हमने इसके चांद की पिक्चर्स को कैद किया। असल में ये कैमरा जब काम में आया था जब लैंडर टाइटन की सतह से महज 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर था और तब से लेकर 8 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक पहुंचने में निरंतर इसने तस्वीरें खींची। इसने टाइटन के बादलों से लेकर वहां बह रही लिक्विड नदियों की पिक्चर्स शामिल करी और यह जल्द ही साइंटिफिक मशीन ने बैटरी लो होने के कारण वहीं अपनी समाधि बना ली और इसमें लगे एडिशनल इंस्ट्रूमेंट ने कुछ समय तक काम करना जारी रखा और हमारा ये सब मिशन कामयाब रहा। लेकिन कैसिनी के असली जलवे देखने तो बाकी थे। अब वो चाहे वो इसके चांद में उबलते हुए फव्वारे हों या फिर कोई रहस्यमय रिंग के दर्शन, और इस स्पेसक्राफ्ट ने हमें ऐसे नजारे दिखाए जिसकी कल्पना वैज्ञानिक कर रहे थे। आपका क्या कहना है इस कैसिनी मिशन के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।